नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग संपत्ति पर अपना मालिकाना हक पाने के लिए एक प्रॉपर्टी को तमाम तरह के दस्तावेजों के तहत खरीदते हैं। जैसे कुछ लोग सेल डीड बनवाते हैं जिसको बैनामा कहते हैं, या फिर कुछ लोग एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको बोला जाता है, या फिर विल वसीयत, पोजेशन लेटर, इन दस्तावेजों के माध्यम से संपत्ति को खरीद लेते हैं। अब इसके बाद उन लोगों को कंफ्यूजन रहती है, क्या सर इन दस्तावेजों से खरीदी गई संपत्ति पर मालिकाना हक पाया जा सकता है, या अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर केस करेगा तो किसके पक्ष में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इसके अलावा बहुत से लोगों का कहना है कि अगर साल 2011 से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी कच्चे कागजों से, जिसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए जिसे अटॉर्नी बोला जाता है, 2011 से पहले इन दस्तावेजों से संपत्ति को खरीदा हो तो क्या उस स्थिति में यह वैलिड रहेगा? क्योंकि साल 2011 में एक बड़ी जजमेंट आई थी जो मैं डिटेल में आगे आपको क्लियर करके देने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि क्या आप अपनी संपत्ति के मालिक हैं या फिर कानून में आपको मालिकाना हक देने से मना कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, आज हम आपको बताने वाले हैं कि संपत्ति खरीदने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता है और कानूनी रूप से सबसे सटीक माध्यम कौन सा बताया गया है एक संपत्ति को खरीदने के लिए। इसके बाद साल 2011 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ लेटेस्ट जजमेंट आई है, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 52 के ऊपर। यह बात करता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा यानी कि सेल किया जाएगा तो किस माध्यम से किया जाएगा। देखिए, सेक्शन 52 बोलता है कि अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है, जो आजकल हर स्थिति में होता है, हर संपत्ति की वैल्यू 100 रुपए से अधिक ही होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को केवल और केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही बेचा जाएगा। इसके नीचे अगर आप ध्यान दें तो यह भी एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बताता है। एग्रीमेंट टू सेल मतलब एक ऐसा दस्तावेज जिसके अंदर टर्म्स और कंडीशन लिखी जाती है जिनको फॉलो करते हुए एक संपत्ति खरीदी जाएगी। अब सेक्शन 52 साफ बता रहा है कि आप केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही संपत्ति को खरीद सकते हैं। नाउ, संपत्ति खरीदने के कितने दस्तावेज होते हैं? एग्रीमेंट टू सेल, सेल डीड जिसे बिक्रीनामा या बैनामा कहते हैं, जीपीए जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी या एसपीए भी बोला जाता है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, या फिर कुछ पोजेशन लेटर, विल वसीयत, पेमेंट रिसिप्ट, डिक्लेरेशन एफिडेविट, इन दस्तावेजों के माध्यम से लोग आजकल संपत्ति खरीद रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप जीवन भर किसी भी परेशानी में ना फंसकर अपने आप को पूरी तरीके से संपत्ति का मालिक बनाना चाहते हैं तो सबसे सही माध्यम होता है एक रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू ही आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीदें। क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से संपत्ति खरीद रहे हैं तो संपत्ति की स्टैंप ड्यूटी आप कोर्ट में जमा कर रहे हैं, सब रजिस्ट्रार के सामने जाकर विक्रेता और खरीदार दोनों साइन कर रहे हैं, दो विटनेस के साइन हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट को लीगल तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो यहां पर यही माना जाता है कि अगर एक दस्तावेज हमारा रजिस्टर्ड है तो वो जेन्युइन ही बना होगा, मतलब उसके अंदर गड़बड़ नहीं होगी। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी एक काफी बड़ी जजमेंट है जहां पर यही बोला गया कि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा जेन्युइन ही माना जाता है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि सेल डीड के माध्यम से ही सबसे अच्छा तरीका बताया जाता है प्रॉपर्टी खरीदने का। पर कुछ कंडीशन देखी जाती है जहां पर यह लोगों का कहना है कि हमारी प्रॉपर्टी पर अभी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, जगह पर रजिस्ट्री बंद है, कच्ची कॉलोनी है, तो वहां पर हम खरीदे तो खरीदे कैसे? हमें प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में मिल रही है, खरीदना भी जरूरी है। तो वो लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको बोला जाता है, विल वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, इन दस्तावेजों का एक सेट बनवाकर
अपने नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा लेते हैं, जिसमें से एक आधा दस्तावेज जैसे कि जीपीए वगैरह रजिस्टर्ड हो जाती हैं और बाकी दस्तावेज नोटराइज करा लिए जाते हैं और वो लोग उन दस्तावेजों को अपने पास रखकर खुद को संपत्ति का मालिक मानने लग जाते हैं। अब इस चीज की रियलिटी मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी जजमेंट क्लियर करूं, फिर इसका समाधान भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी ऐसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले देखिएगा। केस टाइटल है सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर। 15 मई साल 2009 की हमारी जजमेंट है। देखिए, ये वो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट थी जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक व्यक्ति जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, इन दस्तावेजों के माध्यम से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो हम इन दस्तावेजों को टाइटल के डॉक्यूमेंट्स नहीं मानेंगे और जो व्यक्ति इन दस्तावेजों को दिखाकर मालिकाना हक पाना चाहता है उसको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। इसके पीछे का मुख्य कारण यही बताया गया था कि लोग टैक्स की चोरी करने के लिए इन दस्तावेजों को बनाते हैं और अपने नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इन दस्तावेजों के माध्यम से लोगों को मालिक मानने से मना कर दिया। नाउ देखा गया कि इस जजमेंट के आने के बाद भी आज तक लोग इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी को खरीद या बेच रहे हैं और जब तक उन लोगों को कोई भी समस्या सामने नहीं आती वो प्रॉपर्टी को खरीदते और बेचते रहते हैं और जैसे ही उनके सामने कोई समस्या आकर खड़ी हुई उसके बाद वो रोना शुरू कर देते हैं कि हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी करना होता है। अब ध्यान दे दोस्तों, साल 2011 की जजमेंट मैंने क्लियर करी जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है हम किसी को भी मालिक नहीं मानेंगे। अब कुछ लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करते हैं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। केस टाइटल है हमारा घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी। सिविल अपील नंबर है 75277528 ऑफ 2012 और 2 जून साल 2023 की हमारी जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति विल और जीपीए के माध्यम से प्रॉपर्टी को खरीद रहा है तो इन दस्तावेजों को टाइटल डॉक्यूमेंट्स की तरह हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। यानी कि दोस्तों यहां पर इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कोई भी ओनर नहीं माना जाएगा। यह चीज साफ तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दी 2023 में दोबारा से। अब ध्यान दीजिए, एक और जजमेंट है यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसका केस टाइटल है मुनिशमप्पा जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस एम रामा रेड्डी एंड अदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 10327 ऑफ 2011 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 2 नवंबर साल 2023। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं इस जजमेंट को 1 साल भी नहीं हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, एग्रीमेंट टू सेल एक कन्वेंस का डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब इसका इस्तेमाल करके आप प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब मैंने लैंडमार्क जजमेंट सूरज लैंप इंडस्ट्रीज और लेटेस्ट जजमेंट घनश्याम वाली और ये जो बिल्कुल अभी जजमेंट क्लियर करी, यहां से साफ क्लियर कर दिया एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी बोला जाता है, विल वसीयत, इनका इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी बेचना बिल्कुल अवैध है। अगर आप इन दस्तावेजों के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं तो तुरंत रुक जाए, वरना आप अपना लाखों करोड़ों का नुकसान करा बैठेंगे। अब यह तो बात आ गई जागरूकता की कि अगर आप ऐसा कुछ खरीदने जा रहे हैं तो तुरंत रोक लगाएं, एक अच्छे से एडवोकेट के माध्यम से सलाह लें कि हमारे साथ ऐसी सिचुएशन बन रही है, हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी खरीद कर बैठे हैं, वो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। देखिए, वो लोगों का कहना है कि अगर हमने 2011 से पहले खरीदी है तो हम तो सेफ हैं, हमें क्या दिक्कत होगी, जजमेंट तो 2011 में आई है। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ बोल चुका है कि ये जो हमारी जजमेंट है ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगी, यानी कि अगर कोई 2011 से पुरानी ट्रांजैक्शन भी आती है वहां पर भी हम ये चीज वैलिड मानेंगे कि इन दस्तावेजों के माध्यम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। तो अब क्वेश्चन आता है कि ऐसी सिचुएशन में हम करें तो करें क्या। देखिए दोस्तों, अब बड़ी ध्यान से समझिएगा, हर व्यक्ति के केस के सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स अलग होते हैं, तो हर किसी की सिचुएशंस भी अलग हो जाएंगी, पर फिर भी कुछ बारीकी से ध्यान देने वाली चीजें हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उस प्रॉपर्टी पर अपना पोजेशन जमा कर रखना है, कब्जा रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति पोजेशन में होगा उसको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, चाहे उसके पास ये बेवजह के या कच्चे कागज ही क्यों ना हो। अब आपको कभी भी इन सभी दस्तावेजों का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना,
कोर्ट में जाकर यह नहीं कहना कि हमने तो इन सभी दस्तावेजों के माध्यम से संपत्ति खरीद ली, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दस्तावेजों के माध्यम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए पहले मना कर चुका है। फिर आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले देखना है कि जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्या वो आज भी जिंदा है, और अगर वो आज भी जिंदा है तो आप उस जीपीए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके सबसे पहले यह देखें कि क्या आपकी वो अटॉर्नी रजिस्टर्ड है या नोटराइज है। अगर वो मात्र नोटरी है तो उस पर आप एडिशनल स्टैंप ड्यूटी और पेनल्टी देकर उसको सबसे पहले रजिस्टर्ड कराएं, और अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप उस प्रॉपर्टी को अब पक्के कागजों से अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर गिफ्ट डीड करा ले, क्योंकि जब वहां पर एक पक्का कागज गिफ्ट डीड तैयार होगा तो वो व्यक्ति जिसके नाम से पक्का कागज तैयार हुआ है वो उसका पूरी तरीके से मालिकाना हक पालेगा। तो यहां पर मात्र एक जीपीए का इस्तेमाल करके उसको रजिस्टर कराकर आप एक पक्का कागज, ओरिजिनल कागज तैयार कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, मान लेते हैं वहां पर संपत्ति खरीदने वाले या बेचने वाले का देहांत हो गया, तो जीपीए का मैं आपको रूल बता दूं, जब तक खरीदने वाला या बेचने वाला दोनों जिंदा है तभी तक उसकी मान्यता है। किसी एक की भी डेथ हुई तो उस संपत्ति की कोई भी मान्यता नहीं रहती ना। अब अगर उस व्यक्ति की डेथ हो गई तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी तरफ से जो विल वसीयत बनाई गई थी उस विल वसीयत के माध्यम से या तो कोर्ट में प्रोबेट का केस डाल दें या डिक्लेरेशन सूट डालकर यह बोले कि इस व्यक्ति ने मेरे पक्ष में विल करी है तो इसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम से ट्रांसफर कर दी जाए। ये जब काम आएगी जब उस व्यक्ति का देहांत हो गया हो जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो विल वसीयत के माध्यम से आप अपने नाम प्रॉपर्टी की डिग्री पा सकेंगे। नाउ एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, अगर कोई समय सीमा नहीं है, समय सीमा क्या होती है, जैसे लिख देते हैं हम 6 महीने में रजिस्ट्री कराओ, 3 महीने में रजिस्ट्री कराओ, पर कई बार एग्रीमेंट टू सेल में लिखा है कि जब सामने वाली पार्टी बोलेगी हम उसी दौरान रजिस्ट्री करा देंगे। तो ऐसे केस में आपको जिससे आपने संपत्ति खरीदी है एक लीगल नोटिस देना है और उसके खिलाफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का या पार्ट परफॉर्मेंस का केस डाल देना है। अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड है और आप पोजेशन में है तो सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल का इस्तेमाल करके आप कोर्ट में सूट फाइल करके अपनी प्रॉपर्टी की कोर्ट के माध्यम से भी रजिस्ट्री करा सकेंगे। नाउ यहां पर आपने देखा कि तीनों दस्तावेज अगर आप सही तरीके से अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, टेक्निकल तरीके से यूज करेंगे, तब भी आप इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके खुद को मालिक बना सकते हैं। तो बस आपको सही तरीका और सही माध्यम अपनाने की जरूरत है। पर अगर आपने लापरवाही बरती, सही तरीका नहीं अपनाया, केवल इन डॉक्यूमेंट के सेट को अपने पास रखे रहे और कोर्ट में ले जाकर एक साथ दे दिया, तो कभी भी आप संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इन दस्तावेजों के फेवर में कोई भी आदेश नहीं दिया। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल मुफ्त में पाना चाहते हैं तो द लीगल चैंबर को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।